Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of two-dimensional geometry. In last video we discussed about syllabus, paper pattern and books. One thing was missing there. हमने पेपर थर्ड में दो बुक्स के बारे में लिखा था, एक तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री और दूसरा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विविम निर्देशांक ज्योमेट्री और त्रिविम निर्देशांक ज्योमेट्री। उसी पेपर में एक तीसरी बुक और है, वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन। तो फर्स्ट पेपर में 2, सेकंड पेपर में 3, सेकंड पेपर में भी 2 और थर्ड पेपर में 3 बुक्स हैं। तो ये बुक वहाँ मिस हो गई थी। उसके बाद हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं और हमने पिछले वीडियो में भी उसको रिवाइज़ किया था, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक प्लेन पर, एक समतल पर विद्यमान सभी बिंदुओं, सभी कर्व्स की स्टडी की जाती है। उस समतल पर विद्यमान सभी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक व्यक्त करने के लिए उस प्लेन पर कोई 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं, जिनको कि हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसको नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब पिछले ही वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है 2D में। जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हम ले लें A और उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लें, और एक दूसरा पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस यानी A से B तक की दूरी का फार्मूला हमने पढ़ा। अंडर रूट ऑफ दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अगर 2 बिंदुओं में से एक बिंदु ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो, तो मूल बिंदु O से, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, किसी बिंदु A, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक्स वाई मान लें, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। इससे हम कभी भी जब हमें 2 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स पता हों तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था विभाजन बिंदु के निर्देशांक, पार्टीशन पॉइंट या डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वो बात क्या थी, अगर 2 पॉइंट्स अपने पास हैं A और B और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, मान लो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और B बिंदु जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड पर कोई बिंदु यहाँ पर P है
और ये P बिंदु इस रेखाखंड को m/n इस अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस AP और डिस्टेंस BP इसका अनुपात m/n होगा, m/n होगा। तो ये P बिंदु कहलाता है रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करने वाला बिंदु, और ये विभाजन अंतः विभाजन कहलाता है। तो अगर हम इस विभाजन बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना चाहें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x बार y बार मान लें तो x बार y बार की वैल्यूज़ क्या आई थी। x बार बराबर आ जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y बार यानी विभाजन बिंदु का सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। और अगर ये P बिंदु मध्य बिंदु हो, A और B जो रेखा A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके बिल्कुल बीचों बीच में हो, तो फिर इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। फिर अनुपात 1:1 हो जाता है, और 1:1 होने पर इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट विभाजन बिंदु का आ जाएगा दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का योग अपॉन 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स विभाजन बिंदु का यानी y बार वो हो जाएगा दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का योग अपॉन 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमने विभाजन बिंदु के बारे में पढ़ा था। ये अंतः विभाजन है। अंतः विभाजन करने वाला बिंदु रेखाखंड के अंदर ही कहीं होगा। बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु रेखाखंड से बाहर यानी या तो B के बाद में या A से पहले होता है। और जब विभाजन बिंदु बाह्य विभाजन करता है, एक्सटर्नल डिवीजन करता है, तब उसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक में ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा है उसमें ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस हो जाता है। ये हमने विभाजन बिंदु के बारे में पढ़ा था। बाह्य विभाजन कैसे होता है उस बात को भी अगर हम थोड़ा सा यहाँ समझें तो जैसे ये रेखाखंड AB है, और एग्जाम्पल ले लें कि बिंदु P इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है, और ये विभाजन बाह्य विभाजन है। इसका मतलब होगा कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस में 2:1 का अनुपात होगा। अगर ये होगा तो ये बिंदु P कहाँ पर होगा। बाह्य विभाजन अगर कर रहा है तो ये P बिंदु A और B के बीच में नहीं होगा, या तो A से लेफ्ट में या B के राइट में। लेकिन किधर होगा वो हम देख रहे हैं कि PA डिस्टेंस PB डिस्टेंस से ज़्यादा है। PA 2 है तो PB 1 है, इसका मतलब P इधर होगा, ताकि P की A से दूरी और P की B से दूरी का अनुपात 2:1 हो जाए, यानी P की A से दूरी P की B से दूरी का दुगना हो जाए। तो ये बाह्य विभाजन था। तो पॉइंट के बारे में यानी कि बिंदु से रिलेटेड जो 2D में है वो कम से कम ये चीज़ें हमें रिवाइज हो जानी चाहिए, ताज़ा हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके बेस पर ही हम आगे 2D पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट था वो है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा के बारे में आपने क्या पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करें। हम जानते हैं कि सरल रेखा एक इस तरह की फिगर होती है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। 2D में सरल रेखा की इक्वेशन कैसी होती है। हर रेखा, हर वक्र का 2D में एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है। तो सरल रेखा की इक्वेशन अगर हम व्यापक रूप में कहें तो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट्स। यानी क्या पहचान है सरल रेखा की इक्वेशन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की पहचान यह है कि वो इक्वेशन x और y में लीनियर होती है। लीनियर यानी एक घातीय, यानी x सिंगल पावर में होगा, y सिंगल पावर में होगा, और एक कांस्टेंट टर्म यानी कि x की 0 पावर। तो किसी भी पद में x और y की एक से अधिक घात नहीं होगी।
तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 3 ही टर्म हो सकती हैं। एक x वाली टर्म सिंगल पावर में, x की सिंगल पावर, उसका कोई कोफिशिएंट हो सकता है। एक y वाली टर्म सिंगल पावर में और उसका कोई कोफिशिएंट हो सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म। तो ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। यानी 2D में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हमारे सामने आएगी और कर्व्स या वक्रों की इक्वेशंस भी सामने आएंगी। तो जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है या किसी कर्व की है, वो इस आधार पे कर सकते हैं कि वो कितने घातीय इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा एक घातीय होगी, और एक से अधिक घातीय इक्वेशन अगर कोई भी है तो वो कम से कम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, वो किसी कर्व की इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 5, ये एक घातीय है, लीनियर है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x² + y = 1, तो ये एक घातीय इक्वेशन नहीं रही, x पे 2 पावर आ गई, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं हो सकती, ये पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय की। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या समीकरण का सामान्य रूप ये है, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म ये है कि उसमें मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं। अब पर्टिकुलरली हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म 0 हो, या हो सकता है कि x का कोफिशिएंट 0 हो, यानी x वाला पद ना हो या y वाला पद ना हो। इस आधार पर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, तो वो पर्टिकुलर केसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लें कि ये जो निर्देशीय अक्ष होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये खुद भी सरल रेखाएं हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, और एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है y = कांस्टेंट। जैसे मूल बिंदु से 2 हाइट पर x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2। मूल बिंदु से अगर 1 दूरी नीचे x अक्ष के समांतर रेखा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -1। तो x अक्ष की खुद की इक्वेशन तो होती है y = 0, और उसके समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनकी इक्वेशन होती है y = कांस्टेंट। सिमिलरली y अक्ष जो है, y एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है x = 0, और y अक्ष के समांतर जितनी रेखाएं हैं उनकी इक्वेशन हो जाएगी x = अचर। जैसे मूल बिंदु से 3 दूरी पर y अक्ष के समांतर ये रेखा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 3। मूल बिंदु से 2 दूरी लेफ्ट में y अक्ष के समांतर रेखा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -2 एंड सो ऑन। तो ये मोस्ट सिंपल टाइप है स्ट्रेट लाइन का, x एक्सिस या y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष के समांतर रेखा और y अक्ष के समांतर रेखा। तो ये स्ट्रेट लाइन की सामान्य सी फॉर्म है। इसके बाद आती है वो रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन में क्या पहचान होगी? उसमें x और y वाली टर्म होंगी, कांस्टेंट टर्म 0 होगी। जैसे 2x + y = 0, कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। y = 5x, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। x = 3y, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की पहचान यह है कि उसमें x वाली टर्म होगी, y वाली टर्म होगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म 0 होगी। x और y में से एक भी हो सकती है या दोनों हो, x का पद, y का पद, अथवा दोनों, लेकिन कांस्टेंट टर्म 0 होगी, तो वो लाइन मूल बिंदु से गुजरती है। इसके बाद आती है ऑब्लिक लाइन, यानी तिरछी रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, यानी मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली और किसी भी अक्ष के समांतर नहीं, ऐसी लाइन, जैसे ये एक लाइन है, तो इसकी इक्वेशन में तीनों टर्म्स होंगी, x वाली टर्म भी होगी, y वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी नॉन ज़ीरो होगी। तब वो इक्वेशन तिरछी रेखा हो जाती है, यानी कि वो ना तो किसी अक्ष के समांतर होगी और ना ही मूल बिंदु से गुजरेगी। तो इस तरह से रेखाओं के समीकरण होते हैं। और भी रेखाओं के समीकरण के विभिन्न रूप हैं,
पहले ये जो हमने अभी तक देखा है उसको सिस्टमेटिक राइटिंग में ले लें तो इस तरह से बनती है। स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, वाई अक्ष के खुद एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर कोई कांस्टेंट। अगर रेखा एक्स अक्ष के दाईं तरफ है यानी पॉजिटिव साइड में तो y बराबर जो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो उसका समीकरण होगा x बराबर कांस्टेंट। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई बराबर 0, यानी कि x वाली टर्म प्लस y वाली टर्म बराबर 0, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं होती। या इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं y इजिकल टू एम एक्स। वाई इजिकल टू एम एक्स रूप में अगर हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो फिर m उसकी प्रवणता होगी, स्लोप। रेखा के समीकरण का व्यापक रूप ये है जो अभी हमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये सभी तरह की रेखाओं के समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब उसमें a b c जो कॉफिशिएंट्स हैं इनमें कितने ज़ीरो हैं और कितने नॉन ज़ीरो हैं इस पे ये ऊपर वाले सारे केस डिपेंड करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर c भी 0 है और b भी 0 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 0 जो कि y एक्सिस की हो जाएगी। अगर a और c 0 हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 0 जो कि x एक्सिस की हो जाएगी। अगर a और b नॉन ज़ीरो हैं और c बराबर 0 है तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी। और अगर तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो फिर ये ऐसी लाइन हो जाएगी जो ना तो मूल बिंदु से गुजरती है और ना किसी अक्ष के समांतर है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का अगला रूप है प्रवणता वाला रूप y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। प्रवणता शब्द यहाँ पर आ रहा है तो प्रवणता या स्लोप या ढाल ये रेखा की डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन क्या है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है और वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उस एंगल का टेन ले लें। यानी अगर कोई रेखा एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है तो उसका टेन यानी टेन थीटा एक नंबर आएगा, मान लो इसको हम m द्वारा डिनोट करें तो ये m कहलाती है इस रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता क्या हो जाती है किसी रेखा की, उस रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ एंगल, उस एंगल का टेन, तो ये रेखा की प्रवणता कहलाती है या ढाल कहलाती है। प्रवणता उस रेखा की डायरेक्शन बताती है, दिशा बताती है। अगर रेखा घूम जाए, उसकी दिशा बदल जाए तो उसकी प्रवणता बदल जाएगी। कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस वाली लाइंस की प्रवणता हमें डायरेक्ट भी याद रखनी चाहिए। जैसे अगर एक्स अक्ष खुद है, एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, ये भी एक लाइन है। एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाने वाली, जैसे ये एंगल बना रही है, ये लाइन है और ये एक्स अक्ष से न्यून कोण बना रही है, एक्यूट एंगल, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष के लंबवत यानी कि वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। और अगर रेखा की डायरेक्शन इधर है तो प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता एक्स अक्ष की 0 होगी। ये जो 45 डिग्री या π/4 रेडियन का एंगल बना रही है, इस लाइन की प्रवणता m बराबर 1 हो जाएगी। वाई अक्ष की प्रवणता इन्फिनिटी होती है क्योंकि 90 का एंगल बनाती है और 1090 बराबर अनंत होता है, तो इसकी प्रवणता अनंत हो जाती है। और अगर लाइन इस तरफ है यानी कि एक्स अक्ष से वो रेखा 90 से अधिक का कोण बनाती है, 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाती है, तो उसकी प्रवणता नेगेटिव हो जाती है। तो प्रवणता 0 यानी अगर रेखा घूमती जाए तो उसकी प्रवणता कैसे होंगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन एक बार दोबारा से बनाएं, ये अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये लाइन इस तरह से है तो इसकी प्रवणता 0 है। ये लाइन ऐसे घूमती जा रही है तो इसकी प्रवणता 0 से बढ़ती जाएगी। जब ये 45 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी तो इसकी प्रवणता 1 हो जाएगी क्योंकि 10 45 1 होता है। फिर और घूमेगी तो इसकी प्रवणता 1 से बढ़ती जाएगी और जब ये 90 डिग्री पर हो जाएगी यानी वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी रेखा, तब इसकी प्रवणता अनंत हो जाएगी। उसके बाद ये और घूमे तो इसकी प्रवणता नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रवणता होती है। और प्रवणता
स्ट्रेट लाइन की दिशा बताती है। तो अगर हमें किसी रेखा की प्रवणता पता है और रेखा पर एक बिंदु पता है, या पहले हम इस बात को ले लें कि y इक्वल टू mx प्लस सी किस रेखा का इक्वेशन होता है, तो ये उस रेखा की इक्वेशन है जिसकी प्रवणता तो m है और जो y अक्ष को 0, c बिंदु पर काटती है। जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और ये कोई लाइन है, ये लाइन x एक्सिस से थीटा कोण बनाती है और इस थीटा का tan यानी tan थीटा बराबर m है, तो m इस लाइन की प्रवणता हो जाएगी और ये लाइन y एक्सिस को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु हो जाएगा 0, c। तो m प्रवणता वाली और y अक्ष को 0, c बिंदु पर काटने वाली रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है। सरल रेखा के समीकरण का प्रवणता वाला रूप ये होता है y बराबर mx प्लस सी। इसके बाद अंत्यखंड वाला रूप लें तो सरल रेखा के समीकरण का अंत्यखंड वाला रूप का मतलब यह है कि अगर कोई रेखा जो कि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, ऐसे कोई रेखा है और ये रेखा x अक्ष को a, 0 बिंदु पर काटती है और y अक्ष को ये 0, b बिंदु पर काटती है, तो फिर इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ये रेखा के समीकरण का अंत्यखंड रूप होता है। इसको हम कह सकते हैं, ये a और b कह सकते हैं रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड। हालांकि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अंत्यखंड का मतलब ये रेखा अगर x अक्ष को यहाँ काट रही है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई ये रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड हो जाता है और इसी तरह से ये y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड हो जाता है, इंटरसेप्ट। तो जैसे अगर कोई रेखा x अक्ष को तो काटती है -5, 0 पर और y अक्ष को वो काटती है 0, 2 पर, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन -5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये रेखा के समीकरण का अंत्यखंड रूप होता है। ये भी आप सब भली भांति जानते होंगे। अंत्यखंड रूप के बाद आता है एक बिंदु तथा प्रवणता रूप। यानी अगर कोई रेखा पर हमें एक बिंदु ज्ञात है और उस रेखा की दिशा पता है यानी प्रवणता पता है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा। जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन इस बिंदु से गुजरती है और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, यानी बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली कोई रेखा है और इस रेखा की प्रवणता m है, तो इस रेखा का इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 बराबर प्रवणता m इंटू x माइनस x1। तो ये एक बिंदु और प्रवणता वाला रूप कहलाता है। इसके बाद जो अगला फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का वो है, ये तो हो गया एक बिंदु रूप, यानी x1, y1 से गुजरने वाली और m प्रवणता वाली रेखा, ये हो जाएगी y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। फिर दो बिंदु रूप, यानी अगर हमें रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हों, यानी कोई दो बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो जैसे एक बिंदु है x1, y1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा बिंदु कोई है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या इसको ऐसे कर सकते हैं, y2 माइनस y1 को इधर नीचे ले लें और x वाली टर्म को लेफ्ट में और y वाली टर्म को राइट में लिख दें, तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है। जैसे उदाहरण के लिए एक लाइन है जिस पर एक बिंदु तो है 3, 4 और दूसरा बिंदु है मान लो 5, -7। हमें उस लाइन पर दो बिंदु ज्ञात हैं, तो अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन -7 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3। y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 और x माइनस x1, ये x1 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1। तो ये लाइन और सिंप्लीफाई हो जाएगी, y माइनस 4 अपॉन -11 इज इक्वल टू
x माइनस 3/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें लाइन पर दो बिंदु ज्ञात हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा की इक्वेशन ये हो जाती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, या इस रूप में लिख सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ये समीकरण है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? तो जैसे अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक x1 और एक बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन की प्रवणता कितनी होगी? तो प्रवणता हो जाती है दोनों बिंदुओं के सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी y2 माइनस y1 अपॉन दोनों बिंदुओं के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1। डिफरेंस किसी भी क्रम में कर सकते हैं। इस सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट के घटा दें, चाहे फर्स्ट के में से सेकंड के घटा दें, तो उनके सेकंड कोऑर्डिनेट्स का अंतर बटे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का अंतर, ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हो जाती है। तो इस इक्वेशन में ये जो टर्म लिखी है ये प्रवणता m है और तब ये इक्वेशन पिछली इक्वेशन जैसी हो जाती है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो वैसी ये हो जाती है y माइनस y1 बराबर ये प्रवणता m इंटू एक्स माइनस x1, या इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो था रेखा के समीकरण का एक बिंदु तथा प्रवणता रूप, और ये है रेखा के समीकरण का दो बिंदु रूप। यानी ये वाली इक्वेशन से तो हम रेखा के समीकरण लिख सकते हैं अगर रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो और रेखा की प्रवणता ज्ञात हो, और ये वाला फॉर्म उस समय काम आएगा जब हम किसी ऐसी रेखा का समीकरण लिखना चाहते हैं जिस पर हमें दो बिंदु ज्ञात हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की अभी हमने बात की, वही पॉइंट यहाँ लिख दिया है। बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता या स्लोप अगर m मानी जाए तो वो बराबर होगी सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बटे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अगर हमें ये तो है बिंदु पता है रेखा पर दो, तो उनकी प्रवणता निकालना, और उससे पहले प्रवणता पता हो और एक बिंदु पता हो तो रेखा का समीकरण निकालना। उसका उल्टा करें कि अगर हमें रेखा का समीकरण पता हो तो उसकी प्रवणता कैसे बता सकते हैं। अगर हमें रेखा का समीकरण यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पता है, तो उस रेखा की प्रवणता हो जाएगी माइनस ऑफ a अपॉन बी, यानी x के गुणांक का माइनस। इस वीडियो में टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ किया है। स्ट्रेट लाइन के किस किस तरह की इक्वेशंस होती हैं या उसकी क्या क्या फॉर्म होती है उसको एक बार मैंने याद दिलाया है, रिवाइज़ किया है। ये अपने पिछली क्लासों में ये सब पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैंने इन पर बहुत अधिक समय नहीं लगाया है और इसको तेज़ी से केवल आपको याद दिलाया है। ये रिवीजन वाला काम अभी और कंटिन्यू रहेगा अगले वीडियोस में भी, और उसके बाद हम सिलेबस का टॉपिक जब शुरू करेंगे तो वो होगा पैराबोला एंड इलिप्स। तो पैराबोला से पहले पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्किल, ये चीज़ें आपकी पिछली क्लासों में पढ़ी हुई हैं और इस साल के सिलेबस में ये नहीं है, तो इन सब टॉपिक्स को हम तेज़ी से रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम जब अपने सिलेबस के टॉपिक पर आएंगे तो थोड़ा सा आराम से समझेंगे, समय लेकर समझेंगे। आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें और ये रिवीजन अगले वीडियो में भी चलता रहेगा। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।